स्टडी करेंगे, अर्थात परावर्तन के प्रकार। पिछले क्लास में हमने प्रकाश के परावर्तन को डिफाइन कर लिया था कि प्रकाश का परावर्तन कहते किसको। अब हमें आज के क्लास में परावर्तन के प्रकार को स्टडी करना है, दैट इज टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मैंने यहाँ पर रिफ्लेक्शन का मूल रूप से दो टाइप लिखवाया है। एक टाइप का नाम है रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड दूसरे टाइप का नाम है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन अर्थात नियमित परावर्तन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन अर्थात अनियमित परावर्तन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं पहला टॉपिक, पहला प्रकाश का परावर्तन का प्रकार नियमित परावर्तन अर्थात रेगुलर रिफ्लेक्शन। देखिए, रेगुलर रिफ्लेक्शन में हमने क्या लिखवाया है कि जब प्रकाश किरण किसी समतल दर्पण पर पड़ता है, प्रकाश किरण कौन से दर्पण में पड़ता है? समतल दर्पण पर पड़ता है, तो सभी किरण प्रकाश के परावर्तन के नियम के कारण वापस उसी माध्यम में परावर्तित हो जाते हैं। क्या क्या बात बोल रहा है कि जब सभी किरण किसी समतल दर्पण पर पड़े और समतल दर्पण पर पड़ने के बाद वो सारे के सारे किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाए जिस माध्यम से वे आए थे, तो इस प्रकार के परावर्तन को प्रकाश का नियमित परावर्तन कहते हैं। इस प्रकार के परावर्तन को क्या बोलते हैं? प्रकाश का कैसा परावर्तन कहते हैं? प्रकाश का नियमित परावर्तन कहते हैं। इसी को हमने इंग्लिश में लिखवा रखा है कि व्हेन लाइट रेज falls from a source on plane mirror। क्या कहता है? When light rays falls from a source on plane mirror। जब प्रकाश की किरण किसी सोर्स से किसी प्लेन मिरर पर क्या करे? फॉल करे। All rays are reflected in particular direction। और उसका जितना भी रे हो वो सारा रे एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में क्या कर जाए? रिफ्लेक्ट कर जाए अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये जो रिफ्लेक्शन होगा वो किसके अनुसार होगा? तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अर्थात प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार हो। दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रकाश के परावर्तन का यही टाइप जो है वो क्या कहलाता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहला जाता है जी? नियमित परावर्तन। देखिए, नियमित परावर्तन के लिए हमने क्या किया है? एक प्लेन मिरर ले लिया है, एक समतल दर्पण ले लिया है। इस समतल दर्पण पे एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रहा है और टकराने के बाद यही रे ऑफ लाइट क्या कर जा रहा है? रिफ्लेक्ट कर जा रहा है। नियमित रूप से ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इस प्रकार के रिफ्लेक्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का नियमित परावर्तन। यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि आप जानते ही हैं। एन का मतलब आपका नॉर्मल होता है, अभिलंब या लंब या समलंब हम लोग बोला करते हैं हिंदी में। ये जो रे आ रहा है इसको हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं, हिंदी में आपतित किरण। ये जो रे परावर्तित हो रहा है इसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, हिंदी में परावर्तित किरण। चलिए बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन को समझ चुके होंगे। आइए हम लोग दूसरे पार्ट पे आते हैं जिसका नाम था इरेगुलर रिफ्लेक्शन या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इसमें हमने लिखवाया है कि जब प्रकाश किरण किसी खुरदरा या ऊंचे नीचे सतह पर पड़ता है। प्रकाश किरण कैसे सतह पर पड़ता है? समतल सतह पर नहीं पड़ता है बच्चों, बल्कि कैसे सतह पर पड़ता है? खुरदरा, ऊंचा नीचा, इस तरह के सतह पर जब प्रकाश का किरण पड़ता है तो वह सभी दिशा में छितरा जाता है। तो इस तरह का सतह पर जब प्रकाश का किरण पड़ेगा तो वो क्या होगा? बहुत सारे दिशा में, सभी दिशा में क्या हो जाएगा? छितरा जाएगा, फैल जाएगा। तो प्रकाश किरण का परावर्तन के बाद सभी दिशा में छितराने, इस प्रकार के प्रकाश किरण का परावर्तन के पश्चात सभी दिशा में छितराने की घटना को अनियमित परावर्तन कहते हैं। इसी प्रकार के घटना को हम लोग क्या कह देते हैं? अनियमित परावर्तन। इसे हमने इंग्लिश में लिखवा रखा है कि when sunlight falls on a rough surface, when
सनलाइट फॉल्स ऑन अ रफ सरफेस, जब प्रकाश किरण किसी रफ सरफेस या फिर खुरदरा सरफेस पे क्या करे, फॉल करे या करके गिरे, इट इज सेपरेट इन ऑल डायरेक्शन, तो वो क्या होता है, सभी डायरेक्शन में छितरा जाता है, सेपरेट कर जाता है, फैल जाता है। इट सेपरेट इन ऑल डायरेक्शन। दिस सेपरेशन, यहां सेपरेटिंग ना होगा, दिस सेपरेशन ऑफ लाइट कर दीजिए, दिस सेपरेशन ऑफ लाइट इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का इस प्रकार सभी डायरेक्शन में छितरा जाना, फैल जाने की घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, जिसका हमने प्रयास किया है एक चित्र के अनुसार समझाने का कि ये एक रफ प्लेन सरफेस है, ये एक रफ सरफेस है, और इस रफ सरफेस पर कहीं किसी सोर्स से, मान लीजिए यहाँ पे कोई सोर्स है, सोर्स कोई जरूरी ना हो कि सूरज ही हो, बल्ब भी हो सकता है, मान लीजिए कि ये कोई एक सोर्स है और इस सोर्स से बहुत सारा रे ऑफ लाइट आ रहा है और इस रफ सरफेस पर आकर के टकरा करके वापस छितराते हुए चला जा रहा है, फैल जा रहा है। तो प्रकाश किरण का इस प्रकार का रिफ्लेक्शन, परावर्तन ही क्या कहलाता है, अनियमित परावर्तन कहलाता है, इरेगुलर परावर्तन कहलाता है। चलिए बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अर्थात प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन का जो नियम है, अब हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम को देखेंगे। इससे पहले हम लोग 2 मेन टॉपिक देख लिए। सबसे पहला, प्रकाश का परावर्तन कहते किसको है, तो हमने पढ़ा कि जब प्रकाश सोर्स किसी सतह पर आकर के पड़ता है और उस सतह पर पड़ने के बाद वहां से उस सतह से टकरा करके उसी माध्यम में जब वापस लौट जाता है, तो ये जो पूरा क्रियाकलाप है, ये जो पूरा फेनोमेनन है, वो किसके अंतर्गत आता है, प्रकाश के परावर्तन के अंतर्गत। ये जो प्रकाश का परावर्तन, ये 2 प्रकार का होता है, जो कि तुरंत हम लोग आज की क्लास में डिस्कस किए। सबसे पहला प्रकार नियमित परावर्तन, दूसरा प्रकार अनियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब हमें पढ़ना है लॉ, प्रकाश के परावर्तन का लॉ या नियम। तो हमने टॉपिक दे रखा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो हमने लिखा है देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। कौन कौन सा चीज, इंसिडेंट रे, ये जो आने वाला किरण हुआ, आपतित किरण भी हम लोग इसको बोलते हैं। रिफ्लेक्टेड रे, जो कि टकरा करके वापस लौट गया, जिसको हम लोग हिंदी में परावर्तित किरण कहते हैं। एंड नॉर्मल, नॉर्मल अर्थात अभिलंब, लाइज इन सेम प्लेन। ये तीनों क्या होते हैं, एक ही प्लेन पर और एक ही बिंदु पर, एक ही पॉइंट पर क्या करते हैं, लाइज करते हैं, रहते हैं। इसी बात को हमने हिंदी में लिखवा दिया है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही पृष्ठ पर, तीनों एक ही पृष्ठ पर अर्थात समतलीय होता है। आप देख सकते हैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही पृष्ठ पर है, एक ही समतल पर है। तो ये आपका प्रकाश का परावर्तन का प्रथम नियम है। प्रकाश के परावर्तन का द्वितीय नियम बोलता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट जिसे हमने आई से दिखाया है एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जिसे हमने आर से दिखाया है, वो दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। इसी बात को हमने बोल दिए कि परावर्तन का कोण आपतन कोण के बराबर होता है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहां 2 नया वर्ड आया है, इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल और दूसरा आया है रिफ्लेक्टेड एंगल।
इंसिडेंट एंगल और दूसरा आया है रिफ्लेक्टेड एंगल। थोड़ा सा इन पर बात कर देते हैं। इंसिडेंट एंगल को हम स्मॉल आई से दिखाते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल को हम स्मॉल आर से दिखाते हैं। तो इंसिडेंट एंगल को अगर कोई आपको डिफाइन करने बोले, हिंदी में बोले तो परावर्तन कोण को, तो क्या बोलिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आपतन कोण को, इंसिडेंट एंगल का हिंदी हुआ आपतन कोण और रिफ्लेक्टेड एंगल का हिंदी हुआ परावर्तन कोण। तो अगर कोई आपको बोले आपतन कोण को डिफाइन करें तो बोलिएगा आपतित किरण एवं अभिलंब, आपतित किरण एवं अभिलंब के मध्य जो कोण बनता है वो क्या कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, बिटवीन किसके किसके, इंसिडेंट रे बिटवीन नॉर्मल, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल क्या हो जाएगा, इंसिडेंट एंगल हो जाएगा, आपतित कोण, आपतन कोण हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल। उसी प्रकार से बच्चों हमारा दूसरा क्या है, रिफ्लेक्टेड एंगल। इसमें क्या बोलेंगे, तो एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल क्या कहलाता है, रिफ्लेक्टेड एंगल। हिंदी में क्या बोलेंगे, तो रिफ्लेक्टेड एंगल का हमने हिंदी बताया था परावर्तन कोण, तो क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण एवं अभिलंब, परावर्तित किरण एवं अभिलंब के मध्य में जो कोण बनता है उस कोण को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, परावर्तन का कोण कह देते हैं। ये चीज हम नहीं लिखवाए हैं क्योंकि ये आप 10th में भी पढ़े हुए होंगे, जरूर से जरूर आपको याद भी होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। इंसिडेंट एंगल को आई से दिखाते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल को आर से दिखाते हैं और इंसिडेंट एंगल आई जो होता है वो रिफ्लेक्टेड एंगल आर के क्या होता है, इक्वल होता है। तो बहुत सारे एग्जाम में बच्चों इस कॉन्सेप्ट पर 1 नंबर का न्यूमेरिकल पूछ दिया करता है। न्यूमेरिकल कुछ इस तरह का रहता है कि यदि ये वाला एंगल जो दिख रहा है, अगर ये एंगल 60 डिग्री का है तो बोलेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ज्ञात करो, एंगल आर ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि यहाँ पर ये जो नॉर्मल फॉर्म कर रहा है तो ये 90 डिग्री का होगा, और जब ये 90 डिग्री का होगा तो हम यहाँ से एंगल आई का मान निकाल लेंगे। एंगल आई बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू एंगल आई इज इक्वल टू 30 डिग्री। और फिर लिखेंगे बट, परंतु, वी नो, हम जानते हैं, वी नो दैट भी लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं भाई, तो एंगल आई जो होता है वो एंगल आर के इक्वल होता है। कहां से जानते हैं, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से जानते हैं कि एंगल आई एंगल आर के इक्वल होता है। देयरफॉर एंगल आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एंगल आई का मान तो हम लोग निकाल रखे हैं 30 डिग्री। तो इस तरह का गेमिंग टाइप का क्वेश्चन, इट्स जस्ट लाइक अ गेम, नॉट अ क्वेश्चन, मजाक किया जा रहा है आपके साथ। तो इन सब छोटे मोटे गेम को आराम से आप खेल सकते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है बच्चों, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, ध्यान दीजिएगा। चलिए बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट में हमें पढ़ना है स्टोक्स लॉ, स्टोक्स का नियम, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है इससे। तो स्टोक्स का नियम क्या बोलता है, इफ रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस बाय अ सरफेस बैक्ड बाय डेंसर मीडियम, रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस बाय अ सरफेस बैक्ड बाय डेंसर मीडियम, अ चेंज ऑफ 180 डिग्री फेज। तो इस कंडीशन में 180 डिग्री का फेज एंगल देखा जाता है, अ चेंज ऑफ 180 डिग्री फेज टेक्स प्लेस, और दिस इज स्टोक्स लॉ। और यही बात स्टोक्स साहब ने बोला था, तो इसी बात को हम लोग क्या बोल देते हैं, स्टोक्स का लॉ बोल देते हैं। आगे हमने लिखवाया है कि दिस लॉ इज वैलिड फॉर प्लेन, ये प्लेन मिरर के लिए वैलिड है, एज वेल एज रफ सरफेस के लिए भी वैलिड है, और कर्व सरफेस। और ये जो लॉ है, स्टोक्स जी का जो लॉ है,
वो प्लेन मिरर या प्लेन सरफेस, रफ सरफेस और कर्व सरफेस तीनों के लिए क्या है, वैलिड है। स्टोक्स के लॉ को फिर से ध्यान से सुनिएगा, क्या बोलता है, इफ रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस बाय अ सरफेस, रिफ्लेक्शन कहां से हो रहा है, बाय अ सरफेस बैक्ड बाय डेंसर मीडियम, बैक्ड बाय डेंसर मीडियम, और वो बैक कहां से हो रहा है, डेंसर मीडियम से हो रहा है। और चेंज ऑफ 180 डिग्री फेज, 180 डिग्री फेज को हम लोग बोल सकते हैं पाई रेडियन, क्या बोल सकते हैं जी, पाई रेडियन टेक्स प्लेस। यहाँ पे कौन सा एंगल बनेगा, तो पाई रेडियन का एंगल बनेगा। दिस इज स्टोक्स लॉ, यही स्टोक्स का लॉ है जिसे स्टोक्स साहब ने बताया था इस 180 डिग्री फेज के कॉन्सेप्ट को, इसलिए उनको सम्मानित करने के लिए इसका नाम दे दिया गया है स्टोक्स लॉ। यही बात हिंदी में हमने लिखवा दिया है साफ साफ एवं स्पष्ट रूप से, यदि किसी पृष्ठ से परावर्तन सघन माध्यम में हो, किसी पृष्ठ से परावर्तन कौन से माध्यम में हो, सघन माध्यम में हो, तो 180 डिग्री अर्थात पाई रेडियन का फेज देखा जाता है। कितना डिग्री, कितना एंगल का, 180 डिग्री या पाई रेडियन का फेज एंगल देखा जाता है। और यही स्टोक्स साहब का क्या है, नियम है। यह नियम जो है समतल दर्पण, रुखड़ा पृष्ठ या गोलीय पृष्ठ, या यहाँ दर्पण के जगह समतल सतह भी लिख सकते हैं, समतल सतह, रुखड़ा पृष्ठ या गोलीय पृष्ठ सभी के लिए क्या होता है, स्टोक्स का लॉ मान्य होता है। इस स्टोक्स लॉ का दूसरा पॉइंट हमने लिखवाया है कि इफ रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, इफ रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस बाय सेम मीडियम, आप यहाँ पे देखिएगा तो मीडियम अलग अलग हो जा रहा था भाई, आप यहाँ देख रहे होंगे डेंसर मीडियम हो जा रहा है, ऑल्सो रेयर मीडियम से रे ऑफ लाइट आ रहा होगा। तो हम बोल रहे हैं कि रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस बाय सेम मीडियम, अगर एक ही मीडियम में रिफ्लेक्शन हो, माने रेयर का रेयर में ही, डेंसर का डेंसर में ही, तो नो फेज टेक्स प्लेस, तो वहां पर फेज एंगल का फॉर्मेशन नहीं होता है। यदि परावर्तन एक ही माध्यम में हो तो कोई फेज नहीं पाया जाता है या कोई भी फेज उत्पन्न नहीं होता है। तो बच्चों आज के क्लास में इतना ही। आज के क्लास में एंड कल का क्लास मिला करके हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स देखा जो कि एकदम बेसिक है, जिसमें हमने प्रकाश को डिफाइन किया, कुछ नियम देखा, प्रकाश का परावर्तन को डिफाइन किया, प्रकाश के परावर्तन का प्रकार को देखा, प्रकाश के परावर्तन का नियम को देखा, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा स्टोक्स का नियम। अपने नेक्स्ट क्लास में हम शुरुआत करेंगे फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, प्लेन मिरर से एंड कर्व मिरर से। ये सारा चीज बेसिक है, तत्काल हम पूरी तरीके से 12th के कॉन्सेप्ट पे नहीं आए हुए हैं, आएंगे धीरे धीरे। पहले बेसिक 10th वाला रिवीजन कर ले, बट 10th में आप ये स्टोक्स का नियम नहीं पढ़े होंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पुस्तक भी है 12 में 2 नंबर का, तो इसको रट जाइएगा। धन्यवाद, आज के क्लास के लिए इतना ही।